हेलो स्टूडेंट्स, थर्मल फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने जूल थॉमसन इफेक्ट और उसके एक्सपेरिमेंटल थ्योरी को देखा, यानी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक देखी। कैसे हमारा कोई गैस अगर है वो उसका टेम्परेचर किस तरह से चेंज होता है अगर उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में लेके जाया जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया है ये बेहद इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसका जो एप्लीकेशन है वो आप रियल लाइफ में देखते हैं। बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है इसका। गर्मी के मौसम में रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह सारा कुछ इसी के थियोरी पर चलता है। ठीक है, इसी थियोरी पर चलता है। अब जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक वो था इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है देखो। या टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन नाम से लग रहा है कि जैसे कुछ अपोजिट कर दिया गया। ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर, ध्यान देना यहां पर जो गैसेस हमारी हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर रिजीम में जो जा रही हैं गैसेस, ये अधिकतर गैसेस का क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कूल होता है। ठीक है, यानी फॉल डाउन होता है ज्यादातर गैसेस, एक्सेप्ट रूम टेम्परेचर पर अगर किसी गैस को फिलअप करके इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग लो प्रेशर रिजीम में लेके जाएं तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है। लेकिन ज्यादातर गैसेस का तो डाउन होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन दो गैसेस ऐसी हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसीलिए चेंज इन टेम्परेचर नाम दिया गया है। फॉल डाउन इन टेम्परेचर नाम नहीं दिया गया, जनरल नेम हो गया चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है क्या देखो, या इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है। सबसे पहले द बिहेवियर ऑफ, इसको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी समझ सकते हैं, जो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट किया है उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं इसमें देखो। द बिहेवियर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ गैसेस, the behavior of a large number of gases was studied at various inlet temperature of गैसेस। ठीक है, या ऑफ गैस। एंड द रिजल्ट obtained आर फॉलोज, और जो रिजल्ट मिले हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कैसे कैसे रिजल्ट, पहला रिजल्ट जो मिला है, एट सफिशिएंटली, ध्यान देना लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं क्या क्या है। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिला है वो पहला रिजल्ट क्या है, सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, मतलब चारों ओर जो रूम टेम्परेचर जिस जगह पे हम लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे उसका टेम्परेचर बात हो रही है। सफिशिएंटली लो टेम्परेचर all gases show a cooling effect। ध्यान देना, कोई गैस कूलिंग इफेक्ट दिखा रही है या हीटिंग इफेक्ट दिखा रही है, ये डिपेंड किस पे करेगा, जहां पर वो यानी जहां से वो गैस रिलीज होकर के निकल के आएगी जिस इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग होगा ना। मान लीजिए
अब यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री है और हमने एक 20 डिग्री वाली गैस को फिलअप करके और एक रीजन में छोड़ा जहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री है, वो 10 डिग्री लगभग डाउन हुआ है उसका टेम्परेचर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा हीटिंग, यानी 5 डिग्री टेम्परेचर पर और कोई और गैस आ रही है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री है यहाँ पर, वो टेम्परेचर इसके हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ज़्यादा हीट होगा, ठीक है, अधिक होगा, तो इसका मतलब वो हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा। तो यही बात कही जा रही है, कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट जो है वो कंपैरिजन में लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर लो टेम्परेचर पर देखा जाए, यानी रूम टेम्परेचर एक तरीके से मान लिया जाए, तो ज्यादातर गैसेस जो हैं वो कूलिंग इफेक्ट दिखा रही हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स all gases at ordinary temperature, all gases except हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा, ये दो एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम तो कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जितनी गैसेस हैं सब की सब कूलिंग इफेक्ट दिखा रही हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम तो हीटिंग इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं, यानी इनमें टेम्परेचर राइज हो रहा है। इसके रीजन में हम नहीं जाएंगे क्यों हो रहा है, बस जानते रहिएगा, ठीक है, कि राइज हो रहा है टेम्परेचर यहाँ। तीसरा क्या कह रहा है, द फॉल इन टेम्परेचर, यानी कितना टेम्परेचर डाउन होगा। ध्यान दो, कोई गैसेस किसी भी मशीन में जब भरी जाएगी या फिलअप की जाएगी तो वो रूम ही टेम्परेचर, जो उसका एनवायरमेंटल टेम्परेचर होगा वही गैस का भी टेम्परेचर कहलाएगा। और अगर वो गैस रिलीज होगी, यहां पर देखो, यहां से रिलीज अगर होगी गैस तो उसी रूम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर में ही रिलीज होगी, उसी रूम में या उसी एनवायरनमेंट में जहां पर ये पूरा सिस्टम होगा। तो जब रिलीज होगी, यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर गैस भरी गई है, ठीक है, और यहाँ से जब रिलीज हो रही है तो उसका टेम्परेचर जब मेजर किया गया, T1 जो यहाँ पर है वो इन्वायरमेंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर है जहां पर ये सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो सिंपल अगर आप AC वगैरह को लेकर देखें, जो हवा वो लेता है वो इन्वायरमेंट से ही तो लेता है, यहीं का, तो यहीं से हवा लेगा इन्वायरमेंट से ही, और उसको ले जा करके उसी इन्वायरमेंट में रिलीज करेगा, लेकिन इस बार उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। T1 जो है वो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है या नॉर्मल टेम्परेचर जो होगा उस जगह का, और T2 जो है हमारा, वहां से टेम्परेचर डाउन हो करके निकल के आएगा इस इन्वायरमेंट में, तो हमें ठंडा ठंडा फील होगा या कूलिंग दिखेगी, ठीक है। अब देखो कितना डाउन होगा टेम्परेचर, ये बात कही जा रही, द फॉल इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली proportional, the fall in temperature is directly proportional to the difference in pressure on the two sides ऑफ पोरस प्लग, यानी पोरस प्लग के दोनों साइड में जो T1 T2 टेम्परेचर है उसका जो डिफरेंस है वो फॉल इन टेम्परेचर वही होगा, T2 माइनस T1, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों साइड में जो प्रेशर है उसके, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस के। अब देखो चौथा, यहां पर इन्वर्जन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है, द फॉल इन टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो सकता है, ये एक और डिपेंडेंसी है, एक तो प्रेशर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में है ही, और दूसरा क्या है,
इनिशियल टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। द फॉल इन टेम्परेचर फॉर ए गिवन डिफरेंस ऑफ प्रेशर, यानी अगर हम लोग प्रेशर डिफरेंस फिक्स कर दे रहे हैं, अब देख रहे हैं तो फॉल इन टेम्परेचर क्या है, वो डिक्रीज कर रहा है विद राइज इन, यानी विद राइज इन द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस। देखो, यानी सबसे पहले देखो क्या कहा गया, फॉल इन टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में है, और यहां पर फॉल इन टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू कहा जा रहा है कि वो डिक्रीज करेगी। अगर मान लो प्रेशर डिफरेंस हमने फिक्स कर दिया और इनिशियल टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो फॉल इन टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ फॉलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर के बढ़ाने पर, यानी जो ओरिजिनल गैस का टेम्परेचर अगर उसको बढ़ाया जाए तो फॉल इन टेम्परेचर जो अमाउंट आएगा T2 माइनस T1 वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, वो T1 पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट, यहीं पर समस्या हो रही है, इट वाज फाउंड दैट द कूलिंग इफेक्ट डिक्रीज्ड, यानी अब जितना कूल हो रहा था गैस वो नहीं हो रहा, उससे कम होता चला जा रहा है। डिक्रीज्ड विद इंक्रीज ऑफ इनिशियल टेम्परेचर एंड बिकम्स, देखो डिक्रीज करते करते हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कम करते चले जा रहे हैं, जीरो तक लेके आए, यानी कोई अंतर ही ना आए। अब इसके बाद और अगर टेम्परेचर राइज कर दें इनिशियल टेम्परेचर तो क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, becomes 0 at a certain टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पर ये जो डिफरेंस घटता चला जा रहा है वो 0 पर पहुंच गया। ठीक है, एंड एट ए हायर टेम्परेचर and at a higher temperature and at a higher temperature या and at a temperature and at a temperature higher than this temperature, higher than this temperature instead of cooling heating was observed। अब कूलिंग की बजाय हीटिंग होने लग रही है। ठीक है, यही जिस टेम्परेचर से ये फिनोमिना चेंज हो रही है, कूलिंग से हीटिंग हो रही है या हीटिंग से कूलिंग होगी, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, हीटिंग वाज ऑब्जर्व। ठीक है, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर at which Joule-Thomson, this particular temperature at which the Joule-Thomson effect changes
यानी चेंजेस साइन, यानी हीटिंग से कूलिंग या कूलिंग से हीटिंग, इज कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। इसी को हम लोग टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन बोलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन में देखो क्या हो सकता है इसकी, द टेम्परेचर at which Joule-Thomson effect is 0 and changes sign is known as the temperature of inversion, ठीक है। It is denoted by TI से इसको हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जिस टेम्परेचर पर जूल थॉमसन इफेक्ट, यानी उस गैस को जो हमने हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में लेकर गए उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग ना आए, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्जन, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। उससे थोड़ा सा अधिक करें अगर गैस का, इनिशियल गैस का टेम्परेचर, तो क्या होगा, अगर कूलिंग इफेक्ट दिख रहा होगा तो क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट दिखने लगेगा, और अगर उसके पहले हीटिंग इफेक्ट दिख रहा होगा तो कूलिंग इफेक्ट, और कूलिंग इफेक्ट दिख रहा होगा तो हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। ये यानी इफेक्ट जो आ रहा है जूल थॉमसन इफेक्ट, अभी जूल थॉमसन कोफिशिएंट भी होता है, उसका साइन हम लोग देखते हैं पॉजिटिव या निगेटिव आ रहा है, उसी को हम लोग, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तय करते हैं कि क्या होगा, कूलिंग होगी कि हीटिंग होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन TI या जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, व्हेन T इज लेस देन TI, कूलिंग टेक्स प्लेस। ये इन जनरल कहा जा रहा है, ठीक है, सभी गैसेस के लिए, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, ठीक है। एंड T is greater than TI, heating takes place, ठीक है। और जो आपका फॉर हीलियम के लिए जो TI है वो 35 केल्विन है, देखो बहुत डाउन टेम्परेचर है, और हाइड्रोजन के लिए TI जो है 193 केल्विन है। देखो माइनस में कितने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, -273 करो, इसमें -273 करो, तो ये तो लगभग माइनस कितना हो जाएगा, 273 करोगे लगभग -200 के राउंड में आएगा, ठीक है, या 180 के राउंड में, और ये वाला हमारा लगभग -250 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इतने लो टेम्परेचर पे पर ही इसका इन्वर्जन टेम्परेचर मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये हीटिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं, इसी टेम्परेचर के बाद ये सब दोनों हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं वो हीटिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं। अब इतने टेम्परेचर पर किसी गैस को फिलअप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना लो टेम्परेचर पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर पर ये सब के सब हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन, और ज़्यादातर गैसेस जो हैं वो कूलिंग इफेक्ट दिखाएंगी नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन हमारा इंड हो रहा है। अब जो आपका टॉपिक है वो है फेज ट्रांजिशन का, ठीक है, फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन में हम देख लें क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं आपको अनसॉल्व से।
इसी पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट जो आपका आता है वो क्या है प्रश्न, फेज ट्रांजिशन के पहले इसी जूल थॉमसन पर ये पूछता है कि आप एक्सप्रेशन जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट का वो हमें निकालना है और एक्सप्लेन करना है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो क्यों हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, इसी को हमें डिराइव करना है, तो ये कर लें ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो शुरुआत में हमने बताया था कि आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है ये। ठीक है, जूल थॉमसन कूलिंग में ये हमने बताया था ये आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है जिसमें जो है एंथैल्पी जो है वो आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, कहीं पर लिखा जरूर होगा। ये चीज ठीक है, इन दिस इफेक्ट द टोटल हीट फंक्शन जो है वो हमारा H जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसी को लेकर के हम लोग डिराइव करेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट और एक्सप्लेन करेंगे क्यों हाइड्रोजन और हीलियम जो है आपका कूलिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हेडिंग है आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ठीक है, ये है क्या और ये कैसे एक्सप्लेन करता है कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट को गैसेस की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखो ड्यू टू थ्रॉटलिंग यानी दम घोटू स्थिति के बाद, दम घोटू पोजीशन के बाद द गैस सफर एक्सपेंशन। गैस क्या होती है, एक्सपैंड करती है, यानी उसको जबरदस्ती प्रेशराइज करेंगे और पोरस फ्लक्स से जब पास आउट होगी तो वहां पर वो एक्सपैंड करेगी बहुत तेजी से। ठीक है, ऑल्दो ध्यान देना जूल थॉमसन इफेक्ट में एक बात जरूर लिखना यहां तक। ठीक है, पहले सबसे पहले ये जूल थॉमसन कूलिंग का ये यहां तक जरूर लिखना। इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, जब भी जूल थॉमसन इफेक्ट पूछे तो सबसे पहले आप लोग ये जो जूल थॉमसन कूलिंग में एक स्टेटमेंट इतना लिखा है यहां तक जरूर पहुंचिएगा। जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है, इसके बाद जूल थॉमसन कोफिशिएंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये देखो ऑल्दो देयर इज ए pressure, although there is a pressure difference on two sides, although there is a pressure difference on two sides, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। on the two sides of the porous plug, although there is a pressure difference on the two sides of a porous plug, the enthalpy H of the gas of the gases of the gas remain
कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस है, दोनों साइड में प्रेशर अलग अलग है, फिर भी एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। दिस इज नेसेसरी कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन है इस जूल थॉमसन कूलिंग के लिए, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा, दिस इज नेसेसरी कंडीशन, बिना इसके नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज H इज इक्वल टू U प्लस पी। देखो प्रेशर जो है वो बदल रहा है तो वॉल्यूम भी बदलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कंपनसेट करेगा अपने आप को कि H जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब देखो आगे डेरिवेटिव अगर हम लोग लेते हैं, इसका क्या आता है, du प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है, कुछ इस तरह से। इतना हो गया। अब देखो डी क्यू क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी, और डी क्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, टी डी एस। क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी, यहां से अगर डी यू निकालो तो टी डी एस माइनस पी डी वी, और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो डी एच कितना आ जाएगा, ध्यान दो, डी एच जो हमारा आ जाएगा एक मिनट, इसको आप लोग फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये करेंगे, इसको फ्रॉम सेकेंड लॉ या कंबाइंड फॉर्म में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ठीक है। और देखो अगर H कांस्टेंट है तो चेंज इन H जो आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है, ध्यान देना, चेंज इन जो एंथैल्पी होगी वो जीरो होगी। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो यहां से निकाल सकते हैं हम लोग du इक्वल टू पी डी वी, दोनों उधर चले जाएंगे तो या ऐसे लिख दो du प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू जीरो, ये कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ये कर सकते हैं। अब यहां से देखो dq जो हमारा आया है वो कितना आया है, du प्लस पी डी वी, और dq जो है वो टी डी एस के बराबर है, ठीक है, dq हमारा टी डी एस के बराबर है, तो ये du प्लस पी डी वी हमने लिख दिया इसको, ठीक। यहां से अगर du निकाल दिया हमने तो कितना आ गया, टी डी एस माइनस पी डी वी। अगर ये वैल्यू यहां पर रखें तो कितना आ जाएगा, इसको 1 डाल दो और फ्रॉम 1 यहीं पर लिख देते हैं, एक के बाद जैसे लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहां पर पहुंचिएगा, फिर यहां पर आइएगा, ठीक है। du की अगर वैल्यू रख दें तो क्या आ जाएगा, पी डी वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या, टी डी एस प्लस वी डी पी प्लस वी डी पी इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे चलते हैं। नाउ चेंज इन एंट्रोपी जो ds है आपका वो क्या है, बीइंग परफेक्ट डिफरेंशियल है, इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर का, ठीक है, परफेक्ट डिफरेंशियल एंड एस एंट्रोपी जो है वो फंक्शन किसका है, इज ए फंक्शन ऑफ
ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एंट्रोपी जो होती है वो परफेक्ट डिफरेंशियल होती है और ये फंक्शन होता है प्रेशर और टेम्परेचर का, फंक्शन ऑफ पी एंड टी, ठीक है। दैट इज S इक्वल टू, देखो दो वेरिएबल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो दो दो वेरिएबल के फॉर्मेट में किसी भी फंक्शन को लिखा जा सकता है। प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम में दो वेरिएबल ले लो तो किसी भी फंक्शन को, थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी को उसके फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां से अगर हम लोग चेंज इन निकालें तो क्या होगा, डेल S बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू DP चेंज इन एंट्रोपी। तो हो जाएगा टोटल चेंज इन एंट्रोपी, ये निकाला जा रहा है। तो चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इनटू चेंज इन प्रेशर प्लस चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जब ऐड कर देंगे हम लोग तो टोटल चेंज मिल जाएगा हमें, ठीक है। कितना आ गया DS, देखो ध्यान से। अब जो DS वैल्यू आई हुई है वो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग पुट कर दें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, T इंटू डेल S बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP प्लस डेल S बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर DT प्लस VDP इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब DP वाला एक साथ ले लो और DT वाला एक साथ ले लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, T डेल S बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर DP DT प्लस T डेल S बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस VDP, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इसमें मल्टीप्लाई किया और इसको अलग अलग कर लिया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। नाउ जो स्पेसिफिक हीट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर वो क्या आता है, डेल Q बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू, डेल Q जो होता है वो TdS के बराबर होता है, हम लोग जान रहे हैं। T को अगर हम लोग आगे ले लें तो क्या हो जाएगा, T इंटू डेल S बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आ जाएगा। तो ये वाला देखो टर्म क्या आ रहा है, CP। चलो पुट कर दो, हेंस ये CP DT इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस टोटल टर्म को इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस साइन के साथ आएगा T इंटू डेल S बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस VDP, ठीक है। कितना आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल का इस्तेमाल करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस का फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन छह थर्मोडायनेमिकल थे जिसमें 4 का डेरिवेशन किया था, 2 उस तरह से लिखे थे, ठीक है। तो चौथे का इस्तेमाल यहां पर होगा, डेल S बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये तो CPDT क्या आ जाएगा, माइनस साइन तो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, T इंटू डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस VDP, ठीक है। ये हो गया हमारा।
अब यहां से अगर dt निकालो तो कितना आ जाएगा 1/Cp, यही तो चेंज इन टेम्परेचर है, del V बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V dP। ठीक है, ये चेंज इन टेम्परेचर आ गया। हमने कुछ नहीं किया, बस एंथैल्पी को कांस्टेंट रखा तो ये रिलेशन आया। इस रिलेशन में चेंज इन एंट्रोपी की हमें जरूरत थी। चेंज इन प्रेशर तो जो एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी के लिए हमने एंट्रोपी को दो फंक्शन माना है, एंट्रोपी को दो वेरिएबल का फंक्शन माना है, क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर का, और उसको चेंज इन एंट्रोपी को हमने उससे कैलकुलेट किया और वो वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया आसान बनाने के लिए। आप इसको नहीं चेंज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आसानी होती है एक स्पेसिफिक टर्म में चेंज करने पर फार्मूले को, तो वो चेंज करके हमने और मैक्सवेल फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन इस्तेमाल किया है जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो वहां से हमने चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया, यानी टेम्परेचर में कितनी चेंजिंग होगी। ठीक है, अब जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है वो क्या होता है, इसी से डिफाइन किया जाएगा। नाउ द जूल थॉमसन कोफिशिएंट ठीक है, देखिए ध्यान से, जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है वो कैसे डिफाइंड है, इज गिवन बाय, बहुत ही आसान है, म्यू इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। यही तो था, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल में था, चेंज इन प्रेशर के, तो उसी का रेशियो जो होता है एट कांस्टेंट एंथैल्पी ये आता है। ठीक है, तो अब ये पीछे इक्वेशन जो आई हुई है, इक्वेशन नंबर 2 हुआ था, 3 डाल दो, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको इधर कर दें, प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो कितना आ जाएगा 1/Cp T del V बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर देखो del V बाई del T जो होता है ये क्या होता है, हियर जो वॉल्यूम का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर पर डेरिवेटिव है वो आता है अल्फा इंटू वी के बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं, अल्फा को क्या बोलते हैं, वेयर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ increase of volume at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, अल्फा की जो वैल्यू लिखी जाती है वो इस तरह से 1/V, इसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, del V बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर ये वैल्यू अगर हम लोग रख दें
तो ये जो म्यू आया है कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 4, ये कितना आ जाएगा, म्यू इक्वल टू या उसको वैसे ही रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, कुछ खास नहीं है, इसकी जगह पर अल्फ़ा वी रख देंगे तो अल्फ़ा टी वी माइनस वी हो जाएगा, वी को कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा इंटू टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, लेकिन जो इक्वेशन होगा नाउ इक्वेशन 3, उसको देखो क्या बन जाता है, बिकम्स चेंज इन टेम्परेचर वाला इक्वेशन जो डी टी आएगा वो क्या हो जाएगा, v बाई सी पी अल्फा टी माइनस 1 ये इंटू डी पी। ठीक है, ये हो जाएगा, यहां से आप निकाल सकते हो डेल टी बाई डेल पी इक्वल टू वी बाई सी पी अल्फा टी माइनस 1, जो म्यू आएगा वो यहां से आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 डाल दो। हेंस इक्वेशन 5 gives the change in temperature equation 5 gives the change in temperature due to Joule-Thomson effect। ठीक है, तो आपको इक्वेशन 5 तक आना है, जब पूछेगा जूल थॉमसन कोफिशिएंट तक, यहां तक आएंगे। ठीक है, और इससे अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए कि क्यों हाइड्रोजन और हीलियम जो है आपकी हीटिंग इफेक्ट दिखाती हैं, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए इक्वेशन 5 के बारे में। हियर डीपी क्या है, यहां पर डीपी रिप्रेजेंट्स फॉल इन प्रेशर, या प्रेशर में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, इन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, and it is always a negative quantity। ठीक है, ये हमेशा निगेटिव क्वांटिटी आएगी। ठीक है, चेंज इन प्रेशर है, P2 माइनस P1 करोगे, बाहर का टेम्परेचर कम है और फाइनल टेम्परेचर कम है और उसके अंदर का टेम्परेचर अधिक है, तो निगेटिव ही आएगा। ऑल क्वांटिटीज इन इक्वेशन, ऑल क्वांटिटीज इन इक्वेशन 5 आर पॉजिटिव, और सभी क्वांटिटीज जो हैं वो पॉजिटिव हैं। देखो V भी पॉजिटिव है, Cp भी पॉजिटिव है, अल्फा और T टेम्परेचर ये सब के सब पॉजिटिव है, केवल यही निगेटिव है। ठीक है, हेंस फर्स्ट क्या कही जा रही है, देयर इज कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट कब होगा, जब dt जो आए, जो कि क्या है T2 माइनस T1 है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, यानी अल्फा टी जो है वो ग्रेटर देन 1। ध्यान देना इक्वेशन 5 को, ये निगेटिव है। अगर अल्फा टी ग्रेटर देन 1 होगा तो ये टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सभी पॉजिटिव हैं, तो निगेटिव वाला जो अपने आप को डोमिनेट करेगा इसमें, तो टोटल टेम्परेचर जो है dt जो है वो निगेटिव क्वांटिटी आएगी, यानी T2 माइनस T1 निगेटिव है, यानी T2 जो है वो T1 से कम होगा। ठीक है, तब तो कूलिंग दिखेगा। दूसरा,
देयर इज नाइदर कूलिंग देयर इज नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग, ना तो कूलिंग दिखेगी ना ही हीटिंग दिखेगी, दैट इज डी टी जो है वो जीरो हो जाए। ऐसा कब होगा? जब अल्फा टी जो है वो एग्जैक्टली 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, अल्फा टी जब 1 के बराबर हो जाएगा, ये टोटल टर्म जीरो, तो डी टी जीरो, चेंज इन टेम्परेचर कुछ भी नहीं, वही का वही रह गया। इसी से इन्वर्जन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 1/अल्फा के बराबर, जहां पर कोई भी चेंजिंग ना आए। ठीक है, देयर इज ए हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट कब दिखेगा? दैट इज डी टी को पॉजिटिव होना है, ये कब होगा? व्हेन अल्फा टी इज लेस देन 1, जब अल्फा टी की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब ये हीटिंग इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, नाउ अब उसको एक्सप्लेन करें, हाइड्रोजन और हीलियम को, जो अभी हमने लिखा था। तो द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम कितना है? आर 193 केल्विन एंड 35 केल्विन। ठीक है, लगभग इतना है, which is much below the ordinary रूम टेम्परेचर, जो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर से बहुत कम है। ठीक है, ध्यान देना, ये जो टेम्परेचर आया है इन्वर्जन टेम्परेचर उसका, यानी जिस टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट ना दिखे, वो बहुत कम है। अब उसी टेम्परेचर पर जो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पर आपको गैस भरनी है, तो वो टेम्परेचर जो होगा, इनलेट टेम्परेचर टी आई जो होगा, या इनिशियल टेम्परेचर जो होगा T1 जो होगा, वो इनसे बहुत अधिक होगा। अब इस स्थिति में क्या आएगा देखो अभी, हेंस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, हेंस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर लिखा है। ठीक है, टेम्परेचर या एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर दीज गैसेस will show heating इफेक्ट। ठीक है, ये गैसेस जो है वो हीटिंग इफेक्ट दिखाएंगी, ये हमेशा होगा। देखो यहां से dt जो है वो इज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अल्फा टी यहां पर लेस देन 1 होना चाहिए, हीटिंग इफेक्ट के लिए यही होगा। और यहां से देखो इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो 1/अल्फा टी आई यहां से निकाला जाएगा। ठीक है, तो T1 क्या है? वो हमारा इन्वायरमेंटल या ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, जिस पर कोई भी गैस को हम लोग फिलअप करेंगे या वर्कआउट कराएंगे। ठीक है, और T2 जो होगा, जिस इन्वायरमेंट में इस टेम्परेचर या इस गैस को रिलीज करेंगे, उस गैस का टेम्परेचर T2 या आउटर टेम्परेचर है। ठीक है, T1 जो है वो हमारा माइनस में है, बहुत अधिक है। ठीक है, तो जब T2 उस इन्वायरमेंट में गैस निकल के आती है, वो क्या होता है, हीट की तरह वर्क करती है। ऐसा लगता है कि अभी भी वो गैस जो है वो जो ओरिजिनल टेम्परेचर है उससे अधिक है। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि जो ये गैसेस हैं हमारी हाइड्रोजन और हीलियम, ये
ध्यान देना, इन्वर्जन टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से इनका जो टेम्परेचर है वो बहुत लो है, ठीक है। अभी दिखा रहे हैं कैसे, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन देखो ध्यान से, फॉर हाइड्रोजन एट अबाउट 100 atm, अगर 100 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखें, द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, अब देखो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कितना आ रहा है, इज -80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतने लगभग आ रहा है। देखो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो है प्रेशर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और इन हाइड्रोजन a cooling effect is therefore observed if it is cooled below -80 degree Celsius, then and यहाँ पर and then passed through हेलो, हेलो, ठीक है, ध्यान दीजिए। हमको कूलिंग इफेक्ट देखने के लिए इसको -80 डिग्री सेल्सियस से कम तक के लिए पास आउट कराना होगा पोरस फ्लक्स से, ठीक है। एंड देन पास थ्रू द पोरस प्लग, ठीक है। अब अगर हम लोग पोरस प्लग से पास करेंगे तब हमारा कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। अब इतने लो टेम्परेचर, देखो बताया था इन्वर्जन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर अगर गैस को इनलेट कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं हम लोग, तब हमारा कूलिंग इफेक्ट दिखता है। अब इसका इन्वर्जन टेम्परेचर ही हमारा बहुत कम है, -80 डिग्री सेल्सियस है हाइड्रोजन का। अब इससे कम और हीलियम का तो और कम है, ठीक है। अब इससे कम टेम्परेचर पर उसको जब फिलअप करें तब तो कूलिंग इफेक्ट दिखे। और नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाएगा दोनों के बीच में। इसीलिए क्या होता है, जो है हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। यही बात कही जा रही, ठीक है। हेंस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस shows a हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसी वजह से देखो यहां पर हमने लिखवाया भी था, इन्वर्जन टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पर क्या आया था, जब
टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर जो है जिस पर गैस को फिलअप किया गया वो इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तब कूलिंग दिखेगी, और जब ये टेम्परेचर अधिक है तब हीटिंग दिखेगी। अब हाइड्रोजन और हीलियम का जो हमारा टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है वो बहुत कम है, माइनस में है। अब इससे कम टेम्परेचर पर जब फिलअप करें तब तो दिखे कूलिंग, लेकिन हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही गैसेस फिलअप होती हैं। रूम टेम्परेचर इससे बहुत अधिक होता है, इस वजह से ये हमेशा इन्वर्जन टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर ही फिलअप हो पाती हैं, तो हीटिंग इफेक्ट दिखाती हैं। ठीक है, ये होता है हमेशा यहाँ, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब जो आपका आता है वो फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन क्या होता है, देखो फेज ट्रांजिशन जो है आपका दो तरीके का है, एक फर्स्ट ऑर्डर एक सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, फेज ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें वो हम लोग लिख ले रहे हैं। अगर पूछा गया होगा कभी डिटेल में कुछ इसके बारे में तो उसको हम लोग डिराइव या एक्सप्लेन करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। ठीक है, फेज ट्रांजिशन है क्या, ये दो तरीके का होता है। पहला है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब समझ रहे हैं, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजिंग या बदलाव या एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्मेशन, यही ट्रांजिशन है। या कहें जैसे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होती है, या वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करके लेके आए गैसेस को, या डायरेक्ट लिक्विड से या सॉलिड से सब्लिमेशन कर दें, गैस में वेपर में कन्वर्ट कर दें या गैसियस स्टेट में कर दें। तो इस तरह से जो ट्रांजिशंस होते हैं यही हम लोगों को देखना है। तो दो तरह से होते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर होता है एक सेकेंड ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या खास बात है और सेकेंड ऑर्डर में देखते हैं हम लोग। ठीक है, द चेंजेस of phase which takes place at constant temperature एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर चेंजिंग हो रही है तब इसको हम लोग कहेंगे। और एक और कंडीशन है, एंड इन विच हीट इज आइदर एब्जॉर्ब, हीट या तो एब्जॉर्ब होगी, भाई हीट एब्जॉर्ब होगी तभी ना लिक्विड से वेपर में जाएगा, absorbed or evolved during change of, evolved का मतलब बदल रही है, during change of phase is called first order फेज ट्रांजिशन। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बोलेंगे। ठीक है, इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन इसमें कुछ खास बात है। इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन द एंट्रोपी एंड वॉल्यूम एंट्रोपी और वॉल्यूम चेंज करेंगे। ठीक है, चेंजेस। और जो गिब्स फंक्शन है, एंड द गिब्स फंक्शन
जी जो आता है वो क्या डिफाइन होता है, देखो गिब्स फंक्शन जी को कैसे डिफाइन किए थे हम लोग, याद करो, u माइनस टी एस h माइनस टी एस था। ये जो आएगा गिब्स फंक्शन, ये रिमेन्स कांस्टेंट। ये दोनों फेज के लिए गिब्स फंक्शन अगर निकालेंगे तो वो जो होगा वो कांस्टेंट होगा इन बोथ फेजेस। ठीक है, बोथ फेजेस के लिए गिब्स फंक्शन जो आएगा वो फिक्स होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इसका जो डेरिवेटिव होगा व्हाइल इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा, एंट्रोपी चेंज होगी कि नहीं होगी, प्रेशर और टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या गिब्स फंक्शन क्या कैसा होगा, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, डेरिवेटिव विद कंपटीशन वगैरह में पूछता है। ठीक है, यहाँ पर पता नहीं, रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एट ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है, ट्रांजिशन पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ट्रांजिशन पॉइंट क्या होता है, ट्रांजिशन पॉइंट जो आपका ऐसा टेम्परेचर जिस पर, देखो ये प्रेशर टेम्परेचर या गिब्स फंक्शन और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डायग्राम अगर बनाए हम लोग कुछ इस तरह से है। ठीक है, गिब्स फंक्शन कुछ इस तरह से टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू कम होती जाती है। ये हमारा ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है, यानी इधर जो होगा कम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा, अधिक टेम्परेचर पर प्रेशर में कन्वर्ट, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वेपर। ठीक है, तो देखोगे ट्रांजिशन पॉइंट जो आएगा एक फिक्स टेम्परेचर पर यहां पर आएगा, जहां से एक तरफ लिक्विड है एक तरफ वेपर है। ठीक है, जो गिब्स फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है इसके रिस्पेक्ट में, यानी इधर और इधर जो वैल्यू आएगी दोनों की लगभग फिक्स है, यानी बराबर ही है। ठीक है, अगर यही हम लोग देखें इसके डेरिवेटिव को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में माइनस साइन के साथ, तो क्या आता है, ट्रांजिशन पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब हुआ लिक्विड पर इधर है और वेपर साइड में जो है इसकी वैल्यू कुछ अलग तरीके से शुरू हो रही है, ऐसे। ठीक है, एक फिक्स एंट्रोपी के लिए। ठीक है, इसी तरह से वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये जो आएगा, या प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसको जब देखें तो जो आता है हमारा डेरिवेटिव ये भी डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो लिखा है ना, while its derivative with respect to temperature and pressure is discontinuous at transition point। ट्रांजिशन पॉइंट पर चेक करेंगे तो ये भी हमारा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। ठीक है, यही बात कही जा रही है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये टेम्परेचर है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की खास बातें जो हमने छांट करके लिख दी है। अगर और डिटेल में पूछेगा तो हम उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या कौन कौन से होते हैं देखो, या कौन कौन से ट्रांजिशन जो होंगे फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन कहलाएंगे।
इस बुक में डिटेल नहीं दिया है, उसको देखना पड़ेगा कहीं और से। देखो कौन कौन से हैं। पहला एग्जाम्पल्स में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। दूसरा बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर का बॉयल करना, ये भी फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में आता है, यानी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बॉयल होकर के, ठीक है। वाटर जो है फ्रीज होकर के आइस में जा रहा है, वो भी है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है। लिक्विड नहीं, वाटर की बात हो रही है। ये सब के सब फेज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए और उसके एग्जांपल्स देख लेंगे। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या है? सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में आपका क्या कहलाता है? देखो, नाम तो फेज ट्रांजिशन एक ही होना चाहिए था, लेकिन कुछ अंतर आ गया फेज ट्रांजिशन में, इसलिए इसका नाम सेकेंड ऑर्डर हो गया। उसके बारे में क्या अंतर आया? देखो, सम रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस have revealed that during phase change there is no transference of हीट, यानी फेज चेंज के दौरान कोई हीट का ट्रांसफरेंस नहीं हो रहा, ठीक है, इस तरह से। एंड देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम में भी कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, एंट्रोपी और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे थे, और हीट जो है हमारा या तो एब्जॉर्ब हो रही थी या इवॉल्व हो रही थी। यहाँ पर वो दोनों नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे ट्रांजिशन भी देखे गए, तो इसलिए नाम बदल के सेकेंड ऑर्डर उनका कर दिया गया। फेज ट्रांजिशन केवल एक ही था, लेकिन बाद में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे मिले जिसमें ये फिनोमिना होने लगी, तो उसको एक और नाम दिया गया, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। इट हैज बीन फाउंड in the case of transition from liquid helium first to लिक्विड हीलियम सेकेंड। देखो, हीलियम दो पार्ट है, लिक्विड हीलियम फर्स्ट और लिक्विड हीलियम सेकेंड, दो तरह की गैसेस हैं। अब देखिएगा क्या होता है, दैट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट and no change in वॉल्यूम, कोई ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, ना ही कोई वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है। लिक्विड हीलियम फर्स्ट और लिक्विड हीलियम सेकेंड दो तरह के अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है, या लिक्विड फ्लूइड्स हैं, ठीक है। कुछ अंतर है दोनों में, क्या अंतर है आप खुद पता लगाइएगा, गूगल पे सर्च करके या किसी किताब से।
इसमें क्या हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। सच ट्रांजिशंस आर कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। इनका एक और नाम दे दिया गया। इसके बहुत अधिक एग्जाम्पल नहीं हैं, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर, इसको अगर डिफाइन करना हुआ तो कैसे करेंगे? सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन फेज ट्रांजिशंस आर कॉल्ड आर या कैन बी डिफाइंड एज the phenomenon that takes place कैसे डिफाइन है? द phenomenon that takes place with no change, जब हीट में चेंजिंग नहीं होगी तो एंट्रोपी में चेंजिंग नहीं होगी। विद नो चेंज इन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट। पिछले में ये दोनों चेंज हो रहे थे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम और एंट्रोपी दोनों चेंज हो रहे थे फर्स्ट ऑर्डर में, लेकिन यहां दोनों नहीं हो रहा है। अरे भाई देखो तो, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब मेल्ट करेगा लिक्विड से या सॉलिड से सिंपल वाटर लिक्विड में जाएगा तो उसका वॉल्यूम बदलेगा और एंट्रोपी भी बदलेगी, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह से ये भी है, वाटर को बॉयल करेंगे, वाटर वेपराइज होगा तो वॉल्यूम बदलेगा ना, एक्सपैंड करेगा। इसी तरह से वाटर जब फ्रीज करेगा तब भी ये होगा, ठीक है। आइस का मेल्ट होना और वाटर का फ्रीज होना दोनों डिफरेंट है। अब आइस और इसमें फ्रीजिंग में आप वाटर में दोनों को समझिएगा, ठीक है क्या वाकई में। अब यहां पर देखो, यहां पर लिक्विड हीलियम से लिक्विड हीलियम में ही जा रहे हैं, यानी वॉल्यूम उतना का उतना ही है और कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो एंट्रोपी भी वही है, दोनों में चेंजिंग नहीं आ रही है। एग्जांपल्स क्या है इसके? बहुत फेमस 3-4 एग्जांपल है, अक्सर पूछ लेता है ये फर्स्ट ऑर्डर होगा कि नहीं। पहला है अभी जो हमने लिखा था, ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड हीलियम फर्स्ट टू लिक्विड हीलियम सेकेंड, ठीक है। दूसरा क्या है? ट्रांजिशन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आगे आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। एक दूसरे में चेंजिंग होती है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 11th-12th में। तब भी कोई ना तो हीट ट्रांसफर होगी ना ही वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी। एट क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर कहें जिसको। तीसरा क्या है? ट्रांजिशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग मेटल into a
into an ordinary conductor. ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर लिखा हमने। into an ordinary conductor in the absence of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं। सुपर कंडक्टिंग वाला पार्ट जो है वो और हायर एजुकेशन में आएगा आपका। होता क्या है सुपर कंडक्टर, वैसे जानने के लिए बच्चे अब आजकल जान जाते हैं काफ़ी कुछ सिंपल चीज़ें, लेकिन उसकी मैथमेटिक्स और वो सारी उसकी फिनोमिना प्रॉपर्टी जो है वो एमएससी मास्टर्स वगैरह में आती है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से जो चेंजिंग आ रही है फेज में वो आपका सेकेंड ऑर्डर में आती है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जो है आपका यहाँ पर इंड हो रहा है, यानी पहली यूनिट जो है लगभग आधा सिलेबस जो है थर्मल का वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आधा और बचा है, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका खत्म करें क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।